बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो को करिकुलर कोर्स होता है, यानी कि आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, जो BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है सेमेस्टर फर्स्ट के छात्राओं के लिए। तो ये जो पेपर होता है दोस्तों आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये कराया जाता है और ऐसे छात्राएं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है अनिवार्य प्रश्न पत्र की, तो ये लेक्चर आज उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोग को अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। आपको देखने को मिलेगा कि उस प्रश्न पत्र से और इस प्रश्न पत्र में लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अनिवार्य है। सभी छात्राएं पूरे प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे और इससे पहले जो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का मैंने आप लोग को मॉडल सॉल्व पेपर दिया है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और अवध यूनिवर्सिटी का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, वो क्लास देख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो ऐसे छात्राएं जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं वो अपना एक प्रकार से आंसर की मिला लेंगे, और जिन छात्राओं का पेपर जो है अभी नहीं हुआ है वो लोग पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र तैयार कर लेंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है नोटिस या इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो मित्रों सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ और जल्द सेमेस्टर सेकेंड आप लोग का प्रारंभ किया जाएगा। संभावित ये मानकर चलिए कि 15 अप्रैल से आप लोग का सिलेबस डिस्कस कर करके और क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 100 मार्क्स के थे, और यहाँ पर अधिकतम 75 मार्क्स दिया गया है। ये केवल आपको पास करना रहता है। आपको 75 में से केवल आपको 30 प्रश्न अगर सही कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। इसका अंक नहीं ऐड होगा। 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये केवल अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको आपको पास करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग इसको तैयार करते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। पोषण और आहार विज्ञान का उद्देश्य, तो पोषण और आहार विज्ञान का जो उद्देश्य है दोस्तों वो पोषक तत्वों के कार्यों को जानना है। पोषक तत्वों के कार्यों को जानना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। तो आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा जो होना चाहिए दोस्तों वो अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुरक्षात्मक पोषक तत्व हो जाएगा खनिज लवण और विटामिन। इस प्रकार से ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। क्या होता है दोस्तों, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। साथ ही साथ पानी का भी काम जो होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। 2 बात ध्यान रखेंगे, पानी का भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है मित्रों। क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। तो हमारे शरीर को भोजन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर निर्माण के लिए भी होती है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया डाइट का मीन्स क्या होता है। तो डाइट का मीन्स होता है बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार लेना। क्या होता है इसका अर्थ, संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड
बाय बॉडी इस शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है दोस्तों वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण हैं। कुपोषण के कारण क्या हैं? तो कुपोषण का जो कारण होता है दोस्तों वो गरिष्ठ भोजन होता है। क्या होता है? गरिष्ठ भोजन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है मित्रों? 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों को कितने खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 या 7। तो खाद्य पदार्थों को मूलतः दोस्तों 7 समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? तो शिशुओं के लिए जो मुख्य भोजन होता है दोस्तों वो दूध होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल पर हमारे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्लास और सेकेंड सेमेस्टर की क्लास साथ ही साथ है आपको फ्री में PDF दिया जाता है, फ्री में क्लास दी जाती है SPD पॉइंट चैनल पर। यानी कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी रिक्वायरमेंट के आधार पर बिल्कुल आपको क्लास मिलेगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया था केमिस्ट्री, फिजिक्स का और जूलॉजी और बॉटनी का, वहाँ से कुल मिलाकर के एक औसतन निकाला गया है। तो एक औसत मानकर चलिए कि 70% क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में या हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ऑल क्वेश्चन पेपर BSc फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आज की इस क्लास के बाद में कल मैं आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ आपका जो अवध यूनिवर्सिटी में बालिकाओं के लिए पेपर हुआ था, ठीक है, वो सॉल्व कराने वाला हूँ। काफ़ी छात्राएं जो है वो बहुत परेशान हैं कि सर सॉल्व करा दीजिए, तो वो मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर पूछा गया है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। तो आहार आयोजन से दोस्तों क्या लाभ होता है? चलिए सभी लोग बताइए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। आहार आयोजन से लाभ होता है, समय का सदुपयोग भी होता है। अगर आहार आयोजन आपको पता है तो समय का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, कार्य का सरलीकरण होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा आवश्यक उचित पोषण। उचित पोषण जो होता है वो परिवार के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। 13 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए क्या आवश्यक है? परिवार के सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है पाक कला का ज्ञान। अगर आपको पाक कला का ज्ञान है तभी आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए उचित पोषण का जो है आयोजन कर पाएंगे। इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है? 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्वाशीयोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी या ये सभी? 14 नंबर प्रश्न। तो क्वाशीयोरकोर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। क्या पूछा गया है? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो प्रोटीन का कार्य क्या है दोस्तों? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना। शरीर का क्या करना? निर्माण करना। शरीर में होने वाली टूटी फूटी मरम्मत करना। शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। इस प्रकार से ये सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना या ये सभी? तो दोस्तों
प्रोटीन की कमी का जो दुष्प्रभाव है ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही हो जाए, आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग को गुड इवनिंग। सभी लोग बिल्कुल परेशान न रहिए, मैंने आप लोग को कमेंट बॉक्स में गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू में लिख देता हूँ, तो सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। लाइव क्लास में मैं नाम भी आप लोग का ज़रूर लूँगा, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान ना होकर सभी गुड इवनिंग, प्रणाम, खुश रहिए सभी लोग, और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई में, अपने अपने वर्क में मेहनत करके पढ़ाई करिए, ताकि आप सबको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले और आप सबका जो सपना है वो साकार हो। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन क्या है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। वसा के उपयोग के लिए ज़रूरी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वसा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। स्टार्च जो है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है आपसे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, ये लक्षण किसका है? तो ये लक्षण दोस्तों है मधुमेह का। किसका है? मधुमेह का। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में या फलों में? लैक्टोज किस में पाया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जो है अवध यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। कल जो क्लास हुई है उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट भी डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट यूनिट आपका और सेकंड यूनिट आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र का डिस्कस कर दिया है, तो आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा। ये सभी छात्र छात्राओं के लिए जो प्रथम सेमेस्टर में हैं, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो बीएससी में हो, चाहे वो बीकॉम के छात्र छात्राएँ हों या बीएससी एजी से हों, सभी भाई बंधुओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन आप में पूछे जाने हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वसा कैसे भोज्य पदार्थ हैं? वसा कैसे भोज्य पदार्थ हैं? दोस्तों वसा जो होती है वो मिश्रित भोज्य पदार्थ होती है। क्या होती है? मिश्रित भोज्य पदार्थ होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी देती है? 1 ग्राम वसा जो होती है वो कितनी कैलोरी देती है? तो 1 ग्राम जो वसा होती है दोस्तों वो कुल मिलाकर के 9 कैलोरी वसा, 1 ग्राम वसा जो होती है 9 कैलोरी देती है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है और सभी लोग ध्यान दें। आप सभी लोग जो है प्रोटीन और विटामिन से होने वाले रोग इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है जो आपका 1000 देश का पोषण पूछा गया है, दिया गया है आपका 3rd यूनिट, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ रोगों के नाम जैसे कि चेचक किसकी कमी से होता है, तपेदिक किसकी कमी से होता है, और जो है काला जार क्या है, छोटी माता क्या है, बड़ी माता क्या होता है, चेचक क्या होता है, ठीक है, टाइफाइड रोग कैसा रोग है, विषाणु जनित है या जीवाणु जनित रोग है, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला ध्यान देंगे 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है। चलिए माफ करिएगा, 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो स्कर्वी जो रोग होता है दोस्तों वो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। ऑप्शन नंबर 3 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा शरीर का निर्माण करना। तो दोस्तों विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रजनन शक्ति बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों, आलू दिया गया है, गुड़, चावल, तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत होगा वो दूध होगा। इस प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत जो होता है वो नमक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर अवध यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और यही बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो रट लेंगे। सभी का सिलेबस जो है सेम है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो मैंने आप लोग को पूर्ण न्यूट्रिशन और हाइजीन का जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है एमसीक्यू यूनिट बाय यूनिट आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर मैंने अवध यूनिवर्सिटी का दिया है उसका रिवीजन कर लें और इस पेपर को भी तैयार कर लें। इसके बाद मैं आपको देने वाला हूं मैं हाल ही में जो पेपर अभी हुआ है अवध यूनिवर्सिटी में बालिकाओं के लिए, वो भी क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दे दूंगा। टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, स्टडी चैनल फर्स्ट आप लिख करके सर्च कर लेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है। तो विटामिन ए जो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक मिलता है गाजर में। विटामिन ए जो होता है सबसे अधिक गाजर में मिलता है, यानी कैरोट में मिलता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे क्या पूछा गया है। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी सभी लोग आंसर करेंगे। तो विटामिन सी जो दोस्तों पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। घेंघा किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन या आयरन। दोस्तों घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 35 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में कुल कितने जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। हमारे शरीर में कुल कितना जल जो है वो तरल पदार्थों के रूप में कोशिकाओं में रहता है, 25, 50, 70 या 90। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में कुल 70% जल तरल पदार्थों के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जल का सूत्र पूछा गया है दोस्तों। तो जल का सूत्र क्या होता है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा PPT में दिक्कत हो गया। चलिए जल का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो जल का सूत्र क्या होता है आप सबको पता है, H2O होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, प्रोटीन, फल, मछली या वसा। चलिए आंसर करिए। 37 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों वो प्रोटीन होता है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द नेसेसरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, फॉर ए सप्लाई ऑफ द आयरन ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को जो है पालक दिए जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है पालक।
यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 3 ना दिया जाता तो इसमें आल आप दीजिए कह सकते थे, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है, 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सी की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड बी ईटन फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी। पहला दिया गया है आंवला, टमाटो, लेमन या ऑल ऑफ दीज। तो विटामिन सी की पूर्ति के लिए हमें ये सभी खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, पूछा गया है कि पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ इज। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि गुड हेल्थ ऑफ एवन मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी, यानी समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम व्यवस्था। दूसरा दिया गया है पब्लिक हेल्थ। तीसरा दिया गया है हेल्थ प्रॉब्लम्स और नन ऑफ द दीज, यानी कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम व्यवस्था या जन सामान्य का स्वास्थ्य। या 3 नंबर दिया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, या 4 दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो इसमें से क्या हो जाएगा, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्या पूछा गया है दोस्तों, सामुदायिक व्यवस्था के लिए किस पर निर्भर है। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति, समुदाय और शासन यानी उपयुक्त सभी पर हम निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पहला दिया गया है कर्णफेरे, दूसरा दिया गया है तपेदिक, 3 नंबर दिया गया है पोलियो और 4 नंबर दिया गया है पीलिया। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तपेदिक। BCG का जो टीका होता है वो तपेदिक रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। 44 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि शरीर की रोग से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। तो शरीर की जो रोग से संघर्ष करने की शक्ति होती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है आपसे, 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। क्षय रोग जो होता है वो किस जीवाणु से फैलता है। पहला दिया गया है क्यूलेक्स, या दूसरा दिया गया है बैसिलस, C नंबर दिया गया वायरस और 4 नंबर दिया गया है अमीबा। तो क्षय रोग जो है वो बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि एड्स का लक्षण क्या होता है। एड्स का लक्षण क्या है, भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वार रहना, अतिसार की शिकायत या इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। एड्स का जो लक्षण है वो भार में आपकी कमी आ जाएगी और लंबी अवधि तक जो आपका लंबा ज्वार हो जाएगा वो हमेशा बना रहेगा, और अतिसार यानी कि अतिसार की भी शिकायत हो जाएगी आपको, इनमें से सभी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो 1995 में शुरू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 47 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं। तो मधुमेह रोग के जो लक्षण हैं वो है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि। तो इसलिए ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का जो सही आंसर है 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। उच्च रक्तचाप का कारण सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधियां, धूम्रपान या मदिरापान, या ये सभी। 49 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्च रक्तचाप का कारण है दोस्तों धूम्रपान तथा मदिरापान। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण, उक्त रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण है दोस्तों चक्कर आना, सर दर्द, उल्टी होना। इस प्रकार से ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, वो है मोटापे का कारण। मोटापे का कारण क्या है? वसा या वनुसाक्रम या कम शारीरिक काम या ये सभी। तो मोटापे का जो कारण है ये सभी है। ऑल ऑफ दीज। मोटापे का कारण आपके वंशानुक्रम भी हो सकता है, यानी कि आपके वंश में जो वंशाक्रम का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि जैसे कि आपके पिताजी और आप में थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस आता है। आपका भी शरीर थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि उनके शरीर पर जाए, ठीक है। और कम शारीरिक काम, यानी कि जैसे कि मोटापे का कारण है कि अगर आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं तो इसका भी कारण हो सकता है, और वसा की कमी के कारण भी हो सकता है, या वसा अधिक जो वसा लेते हैं उनके वो भी मोटापे का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है कि कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार नहीं है तो मरोड़ वाला कब्ज ये भी एक प्रकार का कब्ज है, मनोवैज्ञानिक कब्ज ये भी एक प्रकार का कब्ज है, निरंतर मल बहना ये भी एक प्रकार का कब्ज है। लेकिन यहाँ पर दिया गया सामाजिक कब्ज, यही ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि यही जो है सही आंसर हो जाएगा। कब्ज का प्रकार जो है सामाजिक कब्ज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 53 नंबर। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है? आंसर करना है आप लोग को। 53 नंबर प्रश्न दोस्तों, तो एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 98.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया कि ज्वार नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो ज्वार नियंत्रण के बाद दोस्तों इसमें से रोटी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। अगला देखते हैं 55 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कितनी मार्च को दोस्तों? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था के समय दोस्तों लगभग ये मानकर चलिए कि 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया दोस्तों कि गर्भावस्था की कुल अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की जो कुल अवधि होती है 280 दिन होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या पूछा गया? 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके 58 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? चलिए 59 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है? पूछा गया है रक्तकल्पता की स्थिति में कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए? 59 नंबर प्रश्न। तो 59 नंबर प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें से लगभग 10 प्रश्न नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा है उस क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न जो है 2 पेज नहीं थे, इसलिए वो 10 प्रश्न जिसके पास भी होंगे वो आप भेज दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जो मैं आप लोग को बता दूं क्वेश्चन पेपर का जो है सीरीज क्या है, कोड क्या है। तो कुल मिलाकर के कोड की बात करूं तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इस पेपर कोड दे दूंगा। तो उस पेपर कोड के जिसके पास ऐसा पेपर कोड होगा तो आप 2 पेज भेज दीजिएगा, उसका आंसर मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। या आप लोग खुद से सर्च कर लीजिएगा या प्रयास करिएगा ढूंढने को, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया है? 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कमज़ोर प्रतिरक्षा का लक्षण है
कमज़ोर प्रतिरक्षा का लक्षण क्या होता है? बार बार बीमार पड़ना, या हर समय थकान महसूस होना, या घाव भरने में समय लगना, या उपयुक्त सभी। तो कमज़ोर प्रतिरक्षा का जो लक्षण है दोस्तों वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि कमज़ोर प्रतिरक्षा का मतलब है कि बार बार आप बीमार भी पड़ेंगे, हर समय आपको थकान महसूस होगी, और जो अगर आपका कोई घाव हो तो जल्दी वो सही नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो ये लक्षण है कमज़ोर प्रतिरक्षा के। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है। प्रतिरक्षा बढ़ाने का उपाय जो है वो क्या है? तो इसका उपाय दोस्तों है कि अच्छी नींद अगर आप लेते हैं तो आपका प्रतिरक्षा बढ़ेगा, या पौष्टिक भोजन, उचित व्यायाम करना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया 67 नंबर प्रश्न, चना मूंगफली सेम आज स्रोत रहें। चना मूंगफली सेम आज स्रोत रहें। चना मूंगफली सेम जो होंगे दोस्तों वो किसके स्रोत हैं? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो चना, मूंगफली और सेम जो हैं वो विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण दोस्तों प्राकृतिक प्रतिरक्षा है और अर्जित प्रतिरक्षा भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, टीकाकरण जो है एक प्रकार का अर्जित प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा दोनों है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 69 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि 6 माह तक के बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? तो 6 माह तक के बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 70 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा जो है वो किस प्रकार का रोग है? तो खसरा एक प्रकार से विषाणु जनित रोग है दोस्तों। कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। दोस्तों खसरा मुख्य रूप से बच्चों में फैलने वाला एक प्रकार का रोग होता है, और ये एक प्रकार का क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है जो बच्चों की नाक तथा गले में आक्रमण करता है। किसमें? बच्चों की नाक तथा गले में आक्रमण करता है। और खसरे के वायरस के नाम, जो इसका जो नाम होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? वो है रूबीओला। क्या है? रूबीओला वायरस इसका नाम है। ये जो है ज़्यादातर आपको क्या होगा, छोटे बच्चों में क्या हो जाएगा? छींक आना शुरुआत हो जाएगा, खांसी ज़्यादातर आएगी, श्वास लेने में दिक्कत होगी। तो ये हैं खसरा के प्रमुख लक्षण हैं, और जो है ये विषाणु जनित रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए करना क्या है कि गंदगी और अशुद्धि वातावरण से बचना चाहिए, और संतुलित एवं पौष्टिक आहार बच्चों को देना चाहिए। ज़्यादातर संक्रमण के जो ऐसे पदार्थ हों जो इसमें ज़्यादातर संक्रमण होने की संख्या हो, वो जो है बच्चों को बिल्कुल ना दिया चाहिए। और उपचार के लिए आपको करना क्या है कि ज़्यादातर अधिक गर्मी और अधिक ठंड ना होने पाए। इसके साथ साथ निमोनिया का भी जब खसरा हो जाता है तो निमोनिया जो है का खतरा ज़्यादातर बढ़ जाता है। निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है एक प्रकार से खसरा एक बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है? हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है? चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है यकृत, 2 दिया गया है हृदय, और 3 नंबर दिया गया है अमाशय, और 4 नंबर दिया गया है आंत। चलिए आंसर करेंगे। हेपेटाइटिस रोग के बारे में सभी लोग बताएंगे जल्दी से। हेपेटाइटिस रोग के बारे में सभी लोग आंसर करेंगे। दोस्तों ज़्यादातर हेपेटाइटिस की अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, 2 नंबर दिया गया विषाणु जनित, 3 नंबर दिया गया कृत्रिम जनित, और 4 नंबर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चेचक जो है किस प्रकार का संक्रामक रोग है?
चलिए दोस्तों, तो चेचक जो है, चेचक एक प्रकार का कैसा रोग है? चेचक एक प्रकार से विषाणु जनित रोग है। इसे हम बड़ी माता, छोटी माता आप जो रोग होता है, एक बड़ी माता रोग होता है। तो चेचक को बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग है ये, और ये जो है एक प्रकार का संक्रामक या भयंकर घातक रोग है, जिसके फैलने का प्रमुख कारण क्या होता है? विषाणु होता है जो। और ये विषाणु कैसे आते हैं? ये वायु या किसी व्यक्ति के संपर्क, जो इससे ग्रसित है, जो व्यक्ति जो चेचक जिसको हुआ है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो ज़्यादातर खतरा बन जाता है आपको होने का। तो ये प्रकार के वायु और संपर्क में आने से ये संक्रमित तो होता है। इसका जो लक्षण है दोस्तों वो क्या होगा? इसका लक्षण ये है कि प्रारंभिक रूप में आपके जो सर और कमर में दर्द होगा, सिर और कमर में आपके दर्द स्टार्ट होगा, और इसके बाद में क्या होगा कि आपको तेज़ से बुखार आएगा। इसके बाद में बहुत तेज़ से बुखार आएगा, आँखों, जो आपकी आँख है उसमें लालीपन आ जाएगी। तो ये सब जो है चेचक के एक प्रकार से लक्षण है, ठीक है। और इसको ठीक होने में लगभग मान कर चलिए 9 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार से चेचक का जो सही आंसर हो जाएगा, चेचक इस प्रकार का संक्रामक है, तो चेचक जो है एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल शरीर के तापमान को क्या करता है? तो जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पूछा गया दोस्तों कि क्या पाया जाता है? पहला दिया गया थायोफाइलिन, 2 नंबर दिया गया कैफीन, सी नंबर दिया गया टेनिस एसिड, और डी दिया गया है ये सभी। दोस्तों ये सभी प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है अवध यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, और ये देखिए वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में भी पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और जो है कानपुर यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो एक प्रकार से आप लोग इन प्रश्न पत्रों को तैयार कर लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप आंसर करिए कि जो है चाय में क्या पाया जाता है, चाय में किस प्रकार के कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चाय में दोस्तों क्या पाया जाता है? मूलतः कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप सभी लोग आंसर करिए कि डिप्थीरिया जो है वो किस प्रकार का रोग है। आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन दिया गया है विषाणु जनित रोग, दूसरा दिया गया है ऑप्शन जीवाणु जनित रोग, और सी नंबर दिया गया है कृत्रिम जनित, और डी नंबर दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। डिप्थीरिया जो है एक प्रकार से कौन सा संक्रमक है? ये कहाँ पर फैलता है? ये बच्चों में फैलता है। किसमें फैलता है दोस्तों? ये बच्चों में फैलने वाला एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ये रोग मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को ही होता है। 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर फैलता है दोस्तों। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक प्रकार का जीवाणु है जो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, जो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और इस जीवाणु को हम क्या कहते हैं? इस जीवाणु को दोस्तों कहते हैं कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंजेक्शन आता है, इसमें इंजेक्शन लगता है बच्चों को। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये भी पूछ सकता है कि डिप्थीरिया जो है किस वर्ष के बच्चों में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 से 5 वर्ष के बच्चों को डिप्थीरिया होता है। एक प्रकार का ये कौन सा रोग है? डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो वायु द्वारा एक ज़्यादातर फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। ये जो क्वेश्चन पेपर था आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र था दोस्तों, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आपका जो नंबर है वो ऐड नहीं होना है, केवल आपको पास करना है। ये परीक्षा केवल आपको उत्तीर्ण करनी है, और उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यकता कितने नंबर की है? आपको 30 नंबर की। कितने नंबर की? अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे।
साथ ही साथ आप सभी लोग ध्यान रखें एक बात का कि ये जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 30 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, सही करना है पास होने के लिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर जो VPSU का जो है पेपर है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है आप लोग को। इम्पॉर्टेंट MCQ भी दे दिया है यूनिट बाय यूनिट, तो आप लोग एक बार पूरा रिवीजन करके ही जाइएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका PDF आपको क्लास के बाद अभी तुरंत आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। साथ ही साथ मित्रों, सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए निरंतर लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग का पेपर अच्छा हो सके, आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी उसका टाइम टेबल आप लोग को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सेकंड सेमेस्टर में किस प्रकार से सिलेबस रहेगा और क्या क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार का जिनका पेपर हो गया है। जैसे कि ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका पेपर OMR सीट पर कराया गया है, तो क्या उनका पेपर सेकंड सेमेस्टर में भी OMR सीट पर होगा या नहीं होगा। तो इन सब का डिस्कशन जो है आज की क्लास में किया जाएगा। ठीक है, जल्द ही मैं आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन भेजूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।